इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में हलचल आ गई है। इसका नतीजा कुछ कह नहीं सकते कि क्या निकले। We begin with the biggest story in India, electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. लेकिन considering geopolitical situation, it seems fair and probably necessary. वो मैं आखिर में बताऊंगा कि कैसे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तहलका मचा देने वाला फैसला दिया है, जिसकी वजह से इंडिया की सियासत में हलचल आ चुकी है। The State Bank of India has finally submitted all data related to electoral bonds. 2017 में मोदी सरकार ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। उस सिस्टम को नाम दिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इस सिस्टम को आसान अल्फाज में कहा जाए तो कुछ ये है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। इस सिस्टम के तहत अगर कोई कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहती है तो वो जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बॉन्ड खरीदेगी और वो बॉन्ड जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देगी। इससे 2-3 फ़वाइद थे। एक ये कि कोई भी कंपनी, चाहे उसकी कितनी भी लेयर्स हों, यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी बना ली, उसने तीसरी बना ली और शेयर्स डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और फिर जाके बॉन्ड खरीद लिया, और इस बॉन्ड को परचेस करने वाली कंपनी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इस तरह उसकी आइडेंटिटी भी आम लोगों से हिडन रहेगी और अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये था कि मोदी सरकार को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मातहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस डेटा का एक्सेस था, तो उससे मोदी सरकार ये पता लगा सकती थी कि किस कंपनी ने किसको फंडिंग की और कितनी की। इसका मतलब सीधा सीधा आप भत्ताखोरी कर सको और किसी को पता भी ना चले। तीसरा फ़ायदा इसका है मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज जिन कंपनीज़ ने फ़ंड किया है उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फंडिंग को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक हद थी कॉरपोरेट डोनेशंस की, वो भी ख़त्म। और सोने पे सुहागा, पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड नहीं कर सकती थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया इस नए सिस्टम के तहत। काफ़ी मज़ेदार सिस्टम था, लेकिन 7 साल लग गए वहाँ की मरी हुई जुडिशरी को ये रियलाइज़ करने में। इसलिए पाकिस्तान वाले भी थोड़ा तहम्मुल करें। जुडिशरी भी एट द एंड ऑफ द डे एक फ़र्द होता है। होता क्या था, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के तहत इंडिया में मौजूद कोई भी कंपनी या बाहर की कंपनी जिसने इंडिया में कोई शेल कंपनी बनाई हुई है, वो फंडिंग करना चाहे तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाके $12 से लेकर $1,20,000 तक का एक करेंसी बॉन्ड खरीदेगी और वो फिर बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उस बॉन्ड को कैश करवा सकती हैं। सोने पे सुहागा, इस बॉन्ड पे टैक्स एग्जम्पशन है, यानी कोई नाम ना लिखा होगा ये किसने दिया है, टैक्स भी नहीं देना और फटाफट कैश भी हो जाता है। 6 साल से ये सिस्टम चल रहा था। कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हल्के हल्के सुरों में एहतजाज किए बैठी थी, लेकिन शायद वो भी चीज़ सही से एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि शायद उनको भी ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम उनको भी फ़ायदा दे सकता है। शायद इसी वजह से ये सिस्टम 7 साल चल गया, वरना तो जो इस केस की डिटेल्स हैं उस हिसाब से कोर्ट्स ने इसको पहले दिन ही स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी बड़ी कंपनीज़ ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले सिस्टम से फ़ायदा उठाया ताकि टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी कर सकें। 2 सबसे बड़ी डोनर कंपनीज असल में एक लॉटरी कंपनी की सिस्टर्स कंपनीज़ हैं, जिनका नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज। और साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, जैसे अग्रवाल और अंबानी इन कंपनीज में शामिल हैं। कुल मिला के 12,000 करोड़ इंडियन रुपीस, जो डॉलर वैल्यू में तकरीबन $2 बिलियन होगा। और इस टोटल फंडिंग में से 53 बीजेपी को हुई और 47 बाकी सबको। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना पैसा है। अगर $1 बिलियन भी बीजेपी को मिले, $1 बिलियन तो हमारे लिए IMF की किस्त है। वैसे इस खिते में इस वक्त एक बात तो क्लियर है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया। और मोदी को भी पट्टा लगाना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया को एक लॉबी में ले आना है तो उससे होगा ये कि अगर इलेक्शंस में इंडिया वाले जीते तो भी वीक गवर्नमेंट होगी, और अगर मोदी भी जीता अब तब भी वीक गवर्नमेंट होगी।